बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने जो धड़ाधड़ बिल मंजूर करवाए, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं कि जनाब आप तो कहते थे कि पेज फट गया है, अब क्या होगा, हुकूमत कैसे जाएगी, कैसे होगा। और मेरा ख्याल है वो दोस्त जो सवाल उठा रहे हैं, हर बंदे के दिल में ये सवाल है कि कल तक इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ होकर बैठे हुए थे, रातों रात कैसे मान गए, कैसे हुआ ये सारा मामला, आगे क्या होगा। इसमें कलीदी किरदार जो है वो, यानी बुनियादी किरदार जो है वो किसका होगा, यानी मदारुल महाम कौन होगा आगे जाके अगर मामला जाते हैं, और फिर किस हद तक मामला आगे ख़राब होंगे। अगर ये वन पेज फट गया हुआ है तो फिर ये बिल शिल क्यों मंजूर करवाए, इस पर बात करेंगे। और फिर ईवीएम पर बड़ा शोर है, चर्चा है, और जो इलेक्शन क्या कानून है, इलेक्शंस एक्ट, उसमें जो तरमीम मंजूर हुई है उसमें हुकूमत किस हद तक पीछे हटी है। ये एक अहम बात है कि हुकूमत उसमें पीछे हटी है थोड़ी बहुत, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब, उनकी नज़रबंदी वगैरह ख़त्म हो गई, उनको रिहा कर दिया गया है। 98 सुने उनके खिलाफ मुकदमात हैं, लिस्ट है कि उनमें वो गिरफ्तारी नहीं डाली, वो वफाकी वजारत दाखिला को भेज दी गई है। और फवाद चौधरी साहब जो हैं इस पर बड़े वो तपे हुए हैं। आज कहीं खिताब कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान में कैसे शिद्दत पसंदी आई, मजहबी इंतहाब पसंदी कैसे आई, और जो मसाइल थे ये मजहबी मुनाफरत के, वो लोग तो भारत में रह गए, वो इलाके यहाँ तो थे ही नहीं। पाकिस्तान पे भी एक सवाल उठा दिया उन्होंने। नज़रिया पाकिस्तान जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, इन्होंने वही पढ़ा होगा, उस पर एक सवाल उठा दिया उन्होंने। और फिर कहा जनाब टीएलपी के मामले में रियासत को पीछे हटना पड़ा। रियासत तो भाई, रियासत से मराद तो आपकी जीएचक्यू होता है, और जीएचक्यू वालों ने तो ये मादा करवाया है टीएलपी के साथ। एवं ही आप उसको कहीं से जोड़ देते हैं जनाब मदारस इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं इंतहाब पसंदी के, ये तो कॉलेजेस इसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने 1980 की दहाई में, यानी कि ज़िया-उल-हक के दौर में धड़ाधड़ किए, उसमें असातिज़ा ऐसे भर्ती किए जो जनाब ज़हनी तौर पे लोगों की ब्रेन वाशिंग करते थे, और असातिज़ा कहते थे जनाब जिहाद के लिए तैयार करते थे। आगे से आर्गूमेंट्स का दौर ख़त्म कर दिया उन्होंने, ऐसी सोच भर दी आर्गूमेंट्स की बजाय फ़ौरन कुफर का फतवा। पता नहीं कौन से असातिज़ा थे वो, हमने तो वही जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने तो यही 80 की दहाई में पढ़े हुए हैं हम भी, उन्होंने तो हमें ये तालीम नहीं दी थी। उन्होंने तो वसील कल्बी वगैरह की बात की थी, ये पता नहीं किन मौलवियों की बात कर रहा है। बहरहाल उस पर दूसरे भी लाख में तफसीली बात करेंगे। बहरहाल वो दूध तो दिया है लेकिन महंगनियाँ डाल के 2000 इनको डाल रहे हैं अब उसमें टीएलपी वाले मामले पे। 12 अप्रैल को गिरफ्तार हुआ था, और ये पेशगोई की जा चुकी थी कि 19 नवंबर को मौलाना खादम हुसैन रिजवी की बरसी से कबल इनको रिहा कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि माहदा हुआ था, उस माहदे के तहत सारा कुछ है, उनकी कलदम भी ख़त्म, दहशतगर्दी भी ख़त्म, शेड्यूल वॉरफार भी ख़त्म, जो भी था। तो उसमें फवाद चौधरी साहब तो पहले बड़े थे जनाब, पोजीशनें लेके बैठ गए हैं जेलम पुल पे और फलां और ये वो, और बाद में वो पसपा हो गए। तो अब आते हैं ईवीएम, और वो जो इलेक्शंस एक्ट है उसमें जो तरमीम की गई है, ये जो पहले इन्होंने कार्डिनेंस जारी किया था ना, और वे ये भी देखेंगे कि ईवीएम जो है ये अगले इलेक्शन 2023 में ये काबिल इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात करते हैं हम। तो पहले तो ये देखें कि जो 2013 के इलेक्शन हुए थे उसमें इलेक्शन कमीशन का टोटल खर्च आया था 4 अरब रुपए, ओके। और 2018 में वो कहते हैं 21-22 अरब रुपए खर्च आया था जनरल इलेक्शन जो हुए, कौमी और सूबाई दोनों के। और फिर जो अब अगर ये ईवीएम वाला इशू है, कितनी ये मशीनें चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, और कितना उन पे जो है वो खर्चा आएगा, ये इलेक्शन कमीशन ही बता चुका है कि वो कोई 1 खरब 50 अरब रुपए उस पर वो खर्चा आएगा। जी ना, इलेक्शन
कमीशन की एक रिपोर्ट है, बल्कि वो अंदाज़ा सारे दुनिया को पता है। वो उन्होंने कायमा कमेटी को भी ये बताया है कि जनाब ये नहीं मुमकिन कि अगले इलेक्शन उसमें हो जाए, और क्या ये पाबंद है अगले इलेक्शन वाकई ईवीएम के ज़रिए हो। तो भाई जी वो कहते हैं कि जी पोलिंग स्टेशन बनते हैं 1 लाख और 4 पोलिंग बूथ होते हैं एक पोलिंग स्टेशन पे औसतन, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन औसतन 4। इस तरह 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ज़रूरत होगी, 9 लाख, और ये 1.5 खरब रुपए इस पर लागत आएगी। और फिर वो कहते हैं कि जनाब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब वो तो कागज़ों की छपाई और ये वो वगैरह वगैरह, उस पर 22 अरब रुपये पिछले इलेक्शन में लग गया था, तो आइंदा तो फिर एक दफ़ा ही 1.5 खरब लगना है। बाकी फिर वो कहते हैं जनाब ये 9 लाख मशीनें हमने रखनी कहाँ हैं, उनको संभालना कैसे है, ये भी एक सवाल है। और फिर उसका जो फ्रांसिक ऑडिट करवाया उन्होंने, एक थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका जवाब हुकूमत नहीं दे पा रही। और इलेक्शन कमीशन का ये अपना एक नुक्ता नज़र है। वो कहते हैं कि जनाब मौसम की वजह से उसमें कोई, जैसे हमारा मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह जो हैं उनमें मौसम की वजह से कोई धुंध में या और मौसम में कोई नमी आ जाए तो उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि अगर इसमें कोई इंतखाबी तनाज़ा पैदा हो जाए तो वो हल नहीं हो सकता, और धांधली हो जाए कोई तो वो पकड़ी नहीं जा सकती कि धांधली हुई है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में जहाँ इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है, तो वहाँ कैसे चलाएंगे? ये तो नहीं हो सकता आधे मुल्क में बैलेट पेपर जो है कागज़ वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, आधे मुल्क में ये वाले हो रहे हैं ईवीएम, और पहले भी आपका सिस्टम जो है वो बैठ ही गया था। अब ये जो 9 लाख मशीनें हैं, अब 22 माह रह गए हैं इलेक्शन को, ठीक है ना। अगर आप अक्टूबर में फर्ज करेंगे, अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं बर वक्त, पूरे टाइम पे, कबल वक्त नहीं, तो जनाब हर माह जो है वो 40,909 मशीनें बनानी पड़ेंगी, यानी एक माह में 40,000 मशीनें आपको बनानी पड़ेंगी, और एक दिन में 1,364 मशीनें डेली बनेंगी, तब वो तादाद पूरी होगी। 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं, अगर उससे कबल हो जाते हैं फिर तो वो मुमकिन ही नहीं है कि हो सके। और फिर वो कि शुमाली अमेरिका, यूरोप वगैरह, वहाँ ये मशीनों वाला जो काम था, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसमें जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली, फिनलैंड, वहाँ ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो छोड़ चुके, मतरूक कर दिया उन्होंने। और भारत में वो कहते हैं कि ईवीएम वाला जो सिस्टम था उसका महदूद इस्तेमाल है, उसमें के लिए भी सालों, ये मुमकिन नहीं है कि 2013 के इलेक्शन में वाला वो वाला। अच्छा, अब हम आते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं जिनसे हुकूमत भागी है। वो जो बिल है उसमें एक पहली शेख तो अनवान की है, वो तो खैर कि तरमीमी अनवान वो 2 जो शिक्के हैं वो उसमें तरमीम की गई हैं। पहले इन्होंने, आपको याद होगा कि ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसमें सेनेट के इलेक्शन जो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने की इन्होंने शिक रखी थी उसमें, और उस पर कोई 45 के करीब जो ऑर्डिनेंस था उसमें जो तरमीम थी उनमें 45 के करीब ऐसी थी जिन पर एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने ही किए थे कि ये आइन से मुतसादम है। और फिर वो उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया था सेनेट के इलेक्शन के, जनाब वो ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन भी सेनेट का इन्होंने करवाना चाह रहे थे ऑर्डिनेंस जारी करके। लेकिन आइन के आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के सिवा जितने भी इलेक्शन होंगे सारे खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए हो। तो वो ये आइन से मुतसादम था, ये तो गया निकल गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिफ्ट नहीं करवाई थी इसको। फिर इंतखाबी फहरिस्तें जो थी ये इख्तियार देना चाह रहे थे नादरा को ऑर्डिनेंस के ज़रिए, वो भी आइन से मुतसादम है। कल मैंने जिक्र किया था आइन के आर्टिकल 222 का, और फिर 218 से शुरू हो जाए आप, तो ये आर्टिकल्स उनके इख्तियारात से मुतल्लक हैं। आइनी इख्तियार को ये सलब नहीं कर सकते कानून के ज़रिए, वो इंतखाबी फहरिस्तों वाला भी मामला गया। फिर हल्का बंदियाँ इनका इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का। इन्होंने कोशिश की थी कि हल्का बंदियाँ आबादी की बजाय वोटों की तादाद की बुनियाद पर
ये की जाए कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की। तो वो कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 51 है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हो कि आबादी की बुनियाद पर ये होंगी हल्का बंदियाँ। वो भी निकल गया। सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के बाहर रहने वाले लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको कहते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो नादरा, जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या किसी और अथॉरिटी और एजेंसी की तकनीकी मावनत से की तकनीकी मदद से वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या समुंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उनको अपना हक के रायदही इस्तेमाल करने के काबिल बनाएंगे। ये काबिल बनाना है, ये नहीं है कि वो फौरी तौर पे इसमें अमल दरामद शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और दूसरी जो चीज़ उन्होंने की है कि इलेक्ट्रन ये जो सेक्शन 103 है उसमें तरमीम की है। 2017 का जो एक्ट था उसमें ये कहा कि उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हासिल करेगा और ताकि आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके। हासिल करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये कोई पाबंदी नहीं है, लाजम नहीं है मेरे ख्याल में कि उस पर। और वो फिर इसमें असल मसला ये है EVM वाला, वो फ़ायदा किसको हुआ वो मैंने कल भी जिक्र किया था। उस वक्त निगरान हुकूमत होनी है, इनका होना नहीं, हुकूमत इनका तो अमल दखल नहीं होना। फ़ायदा तो उनको होना है जो असल हकीकी हुक्मरान बने हुए हैं यहाँ के, उनका फ़ायदा होना है ना, कि वो जिसको चाहते हैं, जैसे वो जो भी गड़बड़ करनी है, जो भी उन्हें जो फ्रांसिक ऑडिट हुआ है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने करवाया था इन मशीनों का। वो ये कह रहे हैं कि एक तो सीक्रेसी नहीं रह सकती, दूसरा धांधली, एक बंदा ऑपरेट करके उसको कोई धांधली कर सकता है, किसी को पता नहीं चलना कि क्या हो गया है। ज़ाहिर जो वहाँ बैठे होंगे पोलिंग ऑफिसर या पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर, वो अगर कोई गड़बड़ कर दे और फिर इसका डाटा इकट्ठा करना एक प्रॉब्लम है, वो भी ये कहा है उन्होंने। बहुत सारी उसमें खामियाँ उन्होंने बयान की हैं, उनका पूरी दुनिया में इसमें खामियाँ पाई गई हैं। इसीलिए बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उन्होंने इसको गड़बड़ की है, इसको जो बंद किया है, ख़त्म कर दिया है। तो आइन के तहत जो इनको इख्तियारात हासिल हैं इलेक्शन कमीशन को, एक तो वो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये नादरा जो है ये तो वैसे ही पाबंद है उनकी मावनत का, ठीक है, उनका किरदार इलेक्शन कमीशन का उसी तरह उनकी मावनत से करेगा। लेकिन ये उनको पाबंद कर दिया कि नादरा या किसी भी एजेंसी से वो कहें कि नादरा तो नहीं, ऐसे किसी और तो करवाना, कोई और एजेंसी बना लेना, ये ठीक है। ये उस हद तक गैर आइनी नहीं है दोनों चीज़ें जिस हद तक ये लग रहा था। जो पहले ऑर्डिनेंस आया था उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आइन से मुतसादम थी। अब उन्होंने इसमें जो करके इसकी जांच पड़ताल और जमा तफरीकें करा के वो सैनेट ओपन बैल्टिंग ये वो सारी चीज़ें निकाल के अब दो चीज़ें ही उन्होंने डाली हैं। एक तो बाहर वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको हक, और वो भी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं जनाब उसका भी अभी तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा। वो आज कायमा कमेटी में उनके नुमाइंदे पेश हुए थे तो उन्होंने कहा जनाब 14 मुख्तलिफ मराहल हैं, फिर ये इस कानून पर अमल दरामद हो सकेगा, फौरी तौर पर नहीं ये मुमकिन। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी बड़ा रौला शोला है, जो तरीक़ाकार है उनको वोट देने का। वो बैठे हुए फ्रांस में, अमेरिका में, दोहरी शहरियत उनके पास। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो दोहरी शहरियत की इंडिया तक, भारत तक जो हैं, जिनकी फवाद चौधरी साहब मिसालें दे रहे थे आज, तो वो वहाँ तो दोहरी शहरियत का तस्वर ही नहीं। जो अमेरिका कनाडा में जाके बैठ के बस गए वो उनके शहरी नहीं रहते, फिर वो वोट छोट नहीं दे सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और फिर आइन में ये लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं इनको सीटें दे दें। पिछले विलाग में मैंने भी कहा था बिलावल की बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि इनके लिए कोटा मुख्तस कर दें, जैसे कश्मीर में है, आज़ाद कश्मीर में। तो उसके लिए भी आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। वो आइन में जो लिखा हुआ है कि कोई शख्स जो अपने मुल्क की, पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दे या किसी दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर ले, यानी ये अगर और होता ना फिर ठीक था, ये या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की शहरियत रखे भी लेकिन दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर ले, तो ये डुअल नेशनलिटी जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना कोई सियासी जमात बना सकता है।
ना किसी सियासी जमात के। जैसे वो वाडा वाला मामला यार इतने फंसे है ना डुअल नेशनैलिटी वाले चीज, वो नहीं कर सकते, वो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। वोट का हक तो पहले भी, ये जो मैं गलतफहमी दूर कर दूं कि हमने वोट का हक दिया है, ये झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की साकम नसार की जजमेंट भी एक मौजूद है, वो इनको आइन के तहत जो डुअल नेशनल हैं, जिनकी दूसरी शहरियत है या पाकिस्तान से बाहर बसते हैं लेकिन पाकिस्तान के शहरी भी हैं वो, या वैसे कमाने के लिए बाहर गए हुए जैसे मिडिल ईस्ट में जाते हैं, उनको पाकिस्तान में वोट का हक होता है, उनके हलके में उनका अंदराज होता है, लेकिन वो उन्हें पाकिस्तान आना पड़ता है वोट डालने के लिए, उन्हें पाकिस्तान। अब ये कहते हैं कि जनाब 80-90 लाख बंदे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाए ऐसा वोटिंग का कि वो वहीं बैठ के अपना वोट जो है वो कास्ट कर लें। इसमें भी जो आइन का आर्टिकल 25 है में भी उसका इतलाक हो कि जनाब तमाम वोटरों के साथ यकसा सलूक किया जाए। ये तो आइन में लिखा हो कि तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक किया जाएगा। बहरहाल उसमें थोड़ी सी प्रोविजन निकल आती है, मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं, तशरीह हैं उसमें कहा हुआ कि एक ही क्लास के साथ गैर मसावी सलूक नहीं किया जा सकता, फिर ओवरसीज अलग क्लास हो जाएगी, वो अपना वोट छोटे इलाके में डाल लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो बहरहाल जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं बहुत सारे, अज़र ज़मान साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, मेरी अपनी फैमिली के 10 के करीब जो फैमिलियाँ हैं वो बरतानिया में सेटल हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, सहेल राणा सहेल और दीगर। वो कहते हैं यार ये किहड़े चक्करां च पाता सानू, ਇੱਥੇ भी वोट दईए उत्थे भी वोट दईए, सानू की पता सांगला हिल दे विच की हो रहा, कौन बंदा है कौन नहीं है। असं डॉलर भी भेजिए तो वोट भी भेजिए, वो भी वहाँ कोई ऐसी कुछ सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं उनके लिए भी। ये वही हैं बस चंद एक लोग जो जिनको पाकिस्तानी हालात का पता ही नहीं, और फिर वैसे भी यार ये अपनी फैमिलियों की मदद के लिए भेजते हैं। जो अब मैं क्या जिक्र करूं, जो मेरी फैमिली के लोग सेटल हैं बाहर, जब तक हमारे बुज़ुर्ग ज़िंदा थे तब तक वो पैसे पूसे भेजते थे, सही बात है। जब वो उनका इंतकाल हो गया तो अब ईद शबरात पे बहनों को ईद शीद भेज देते हैं, ठीक है ओके थोड़ी बहुत, लेकिन वो जो मंथलियाँ और ये वो वाला चक्कर ख़त्म, वो नहीं। अब वहाँ चले गए हैं पाकिस्तान में, अपने वो हाथे होते बेच के ज़मीना जमूना बेच के उत्थे सैटल हो गए, उन्होंने पाकिस्तान में भेजते भूजते, लेकिन उत्थे दर्द बड़ा पाकिस्तान का उन्होंने, पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में वो जुल्म हो रहा है। जब भी फोन पे बात करें पाकिस्तान का दर्द जाग जाता उन्होंने, पैसे कमाते हैं उत्थे रखी जाते हैं। ये जो ओवरसीज़ हैं जिनकी ये बात करें, मिडिल ईस्ट वाले तो कमाने के लिए जाते हैं ना, ये जाने वाले जो हैं यूरोप में बैठे हुए, अमेरिका कनाडा में बैठे हुए जो लोग हैं, ये तो इनका तो और है मामला, इनको तो मामला ही और है। ये कोई या तो ये हो ना, इन्हें ओवरसीज जो पाकिस्तानी उन्हें कहेंगे जनाब वहाँ पाकिस्तानी बैंक है ना ब्रांचें, वहाँ खोलें अकाउंट, वहाँ रखें अपने पैसे। वो तो वहाँ पैसे भी नहीं रखते पाकिस्तानी बैंकों में, वो सिर्फ एक अकाउंट खुलवाया हुआ होता उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान भेजने के लिए वो उस बैंक को इस्तेमाल करते हैं उस अकाउंट को, बाकी तो उन्होंने कहीं और रखे होते हैं अकाउंट अपने। ये है मोहब्बत। फिर मोहब्बत मैं मानूँ कि यूरोप में सेटल है एक बंदा, तमाम असासे उसके जो हैं वो पाकिस्तानी बैंकों में पड़े हुए हैं, ये जायदादें पाकिस्तान में बना रहे हैं, डॉलर पाकिस्तान में, पाउंड पाकिस्तान में भेज रहे हैं। बहरहाल इसमें भी एक बड़ा फड्डा है, तनाज़ा है, लंबी बात है। अब मुख्तसर सी बात आगे जाके इसको करेंगे कि दूसरे व्लॉग में मुख्तसर ये बात है कि वो जो 1 पेज वाली हो रही है वो लोग बातें कर रहे हैं, इसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बार बार अर्ज कर रहा हूँ। जो मुझ पर एतराज़ कर रहे हैं उन्होंने मेरे व्लॉग पूरी तरह शायद सुने नहीं। ये 13 नवंबर को एक व्लॉग में मैंने कहा था मौलाना ने राज खोल दिता डील शील का। उन्होंने जब माफ़ी का मुतालबा किया था रावलपिंडी वालों से कि जनाब जो धांधली की थी उस पर शर्मिंदा हो, शर्म आनी चाहिए और माफ़ी मांगे, तो उस वक्त मैंने कहा था अगर डील शील का कोई चक्कर होता अपोजिशन वालों के साथ तो ये मौलाना ये मुतालबा ना करते। ये तो उन्होंने राज ही खोल दिए। और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हम क्यों जनाब उन लोगों की बात माने, उनके कंधों पे बैठ के आए जिनके खिलाफ हमारा बयानिया है, वो अगर पीछे हटते तो हट जाएँ, वेल एंड गुड, लेकिन हम उनके सहारे के ज़रिए उनके आलाकार नहीं बनेंगे इस इशू में। ये मैं बार बार कहा हूँ, मेरे व्लॉग सुन लें आप। 13 नवंबर वाले तो मौलाना की बुनियाद पे वो मैं
मेरा विलाग ही मौलाना की तकरीर पे है। आज भी मौलाना ने ये बात की है कि जब इलेक्शन हुए 2018 के, तो मेरे पास एक आला सतही वफद भेजा गया। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान जितना देगा कबूल करो। तो मैंने कहा तो यूदी एजेंट कहता वहाँ सकूत हो गया, असि नहीं ना चलना अपना असि अपना। और अब भी उन्होंने कहा है कि गैर जमहूरी कुवतों किहड़ियां हैगियां ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ इकतदार लियांदियां, वही पिंडी वाले गैर जमहूरी कुवतों की मदद से इकतदार नहीं चाहते, ये फिर कहा है उन्होंने। और जो दूसरी ये बिलो छिलो वाली बात है, बिल छिल उनकी भी ज़रूरत है। खान साहब तो पता नहीं फरवरी मार्च अप्रैल तक है कि नहीं है, उन्होंने इतने हुक्मरानी करनी है। वो अपने हुक्मरानी के हक जोड़ा ना उन्होंने खुद साख्ता, उद तो दस्तबरदार होने लिए तैयार नहीं है। EVM वगैरह EVM जोड़ा भी फायदा होना उन्होंने होना, इमरान को की फायदा होना ਇਹਦਾ? ये तो बस वो एक मादू है, मिट्टी का कठपुतली है, कठपुतली को उन्होंने जैसे इस्तेमाल करना है वो कर लेंगे, इसमें क्या है। वो EVM और ये जो मैं बात कर रहा हूँ पेज वाली, पेज नहीं है, एक पेज नहीं है। ये मैं अपनी इतलाक की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि एक पेज नहीं है। लेकिन मसला ये है कि दूसरी तरफ उनका वो मामला कोई तय नहीं हो रहा, इसको उठा के किसको लाएंगे, ये एक सवाल है कि इसको उठाएंगे तो फिर किसको लाएंगे। ये मैं अपने पिछले व्लॉग्स में कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि उनके पास ऐसी प्लानिंग नहीं, कोयटा के अलावा, कोयटा प्लान के अलावा कोई प्लानिंग नहीं है। और कोयटा प्लानिंग में भी खान साहब के साथ इतने बंदे हैं कि वो कोयटा प्लान जो है यहाँ कोयटा वाला जो तरीक़ाकार है वो यहाँ नहीं चल सकता। ये उनकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रावलपिंडी वालों की रिपोर्ट है। और ये जो मैंने कहा कि ये राब्ते रुबते किए थे, रावलपिंडी वालों का नाम इस्तेमाल हुआ था, आपपारा वालों का नहीं हुआ था। ये इस खातिर जमा रखें आप, खान साहब का जाना ठहर गया है। अपोजिशन वालों के साथ मामला जो हैं उस तरह नहीं होंगे। और आज पीपल्स पार्टी वाले बड़ा गुस्सा कर जाते हैं, जब ये मूव पकड़ते हैं ना PDM, तो फिर वो पीपल्स पार्टी वाले कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिससे मूव जो है वो थोड़ी सी या तो डिरेल हो जाती है या फिर वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। जैसे वो पहले बड़ा एक मोमेंटम बना था सेनेट के इलेक्शन में, जब यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए, फिर वो एकदम जनाब फड्डा पा लिया कि जनाब अपोजिशन लीडर साडा होएगा यूसुफ रज़ा गिलानी। हालांकि तय ये हुआ था कि नून लीग का होगा, नहीं जी साढ़े बंदे ज़्यादा। वहाँ से ऐसा मामला बिगड़ा कि अलाद हो गए, इधर हो गए, वो गए, ये अब भी वही अदम-ए-एतमाद वाली बात। इसीलिए नवाज शरीफ बार बार कहता है कि अदम-ए-एतमाद ना ले आओ यार, अदम-ए-एतमाद ना लेके आओ। उन्होंने पता वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, वो घाघ सियासतदान है, वो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता। तो वो कहता छो यार इनू अदम-ए-एतमाद वगैरह नू अवामी ताकत के नाल सुटो। और अवामी ताकत से रावलपिंडी वाले पीछे हट जाते हैं जब अवाम निकलते हैं बाहर। और ताज़ा तरीन सर्वे ये है जो भी मार्केट में आ जाएगा थोड़े दिनों तक, अवाम ने कुनक तंग ने जिहड़ी जमात भी पहल कर गई बाहर कढ़न च उन्होंने पीछे लग जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।